नहीं, ये ऑफ था ये। अभी आवाज आ रहा है? चलो ठीक है। चलो एक बार शुरू से देख लेते हैं। शुरू से कुछ भी आवाज नहीं आया था ना? चलो ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। शुरू से एक बार देख लेते हैं। चलो हम लोग बात कर रहे थे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 8 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, वही सब हम लोग बात कर रहे थे। बोले कि पीछे जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे अब मेनली क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है हम लोग को कंप्लीट करना। तो जैसे कि मेनली मेजर टॉपिक बचा हुआ है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जहां पे हम पढ़ना है। और उसमें बोले नेक्स्ट टॉपिक क्या बोले कि टाइप ऑफ सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर बात किए कि सेल वॉल के बारे में बात कर लिए। ये सब लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिकैप कर रहे हैं कि एल्गी का सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से, गैलेक्टन से, उसके बाद बोले मैनस से और कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर बोले कि प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? प्लांट का जो सेल वॉल है वो बना होता है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन से एंड प्रोटीन से। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात किए? नेक्स्ट बोल रहे थे अब यहीं से पढ़ाना स्टार्ट किए। आप लोग ये हेडिंग लिख लो, टाइप ऑफ सेल वॉल। कॉपी में हेडिंग लिखो टाइप ऑफ सेल वॉल। अभी ये सब नहीं लिखना है, जब लिखने बोलेंगे तब इसको लिखना। बस अभी हेडिंग लगाओ टाइप ऑफ सेल वॉल। पहले कुछ डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको सारा पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा दो टाइप ऑफ सेल वॉल। और सेल वॉल में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे अभी इसी को देख रहे हैं कि मेनली हमको पढ़ना है दो तरह का सेल वॉल। फर्स्ट इज प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकंड इज सेकेंडरी सेल वॉल। तो बोले कि प्राइमरी सेल वॉल सर कहां प्रेजेंट होता है? तो बोले कि प्राइमरी सेल वॉल जो है ना वो मेनली प्रेजेंट होता है यंग सेल में। मतलब एक सेल जो अभी जस्ट फॉर्म हुआ है तो उस सेल में कौन सा सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा? उसमें प्रेजेंट रहेगा प्राइमरी सेल वॉल। क्या प्रेजेंट रहेगा? प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट बात किए कि सेकेंडरी सेल वॉल सर कहां प्रेजेंट होता है? तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है मैच्योर्ड सेल में। जो सेल थोड़ा सा समय हो गया, वो मैच्योर हो गया, तो उसमें प्रेजेंट होता है सेकेंडरी सेल वॉल। ऐसा इस तरह से फॉर्म करेगा बीच में। तो इसको बनाइए, ये डायग्राम बनाते जाइए साथ में। इसको बोले प्राइमरी सेल वॉल। अब इसमें लिख देते हैं ये है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। और उसके अंदर जो बनाए दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। ये हो गया सेकेंडरी सेल वॉल। ये आप लोग बना लो कॉपी में, उसके बाद एक एक करके दोनों के बारे में लिख लेंगे। इधर बना दो प्राइमरी सेल वॉल, इधर बना दो सेकेंडरी सेल वॉल। बना लिए? बना लिए? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो दो कॉलम बना लो। एक तरफ लिखो प्राइमरी सेल वॉल, उसी के नीचे लिखना। ठीक है, इधर प्राइमरी सेल वॉल जो था और इधर सेकेंडरी सेल वॉल, उसी के नीचे कंटिन्यू करना। प्राइमरी सेल वॉल में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे और सेकेंडरी सेल वॉल में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इट इज प्रेजेंट इन यंग सेल। कि प्राइमरी सेल वॉल कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है यंग सेल में। ये कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन मैच्योर्ड सीड, मैच्योर्ड सेल, प्रेजेंट इन मैच्योर्ड सेल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन्स। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और प्रोटीन का बना है। इसमें लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन एंड पेक्टिन्स। थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्राइमरी सेल वॉल में, इट कैन ग्रो। ये ग्रो कर सकता है। और इसमें लिखिएगा इट कैनॉट ग्रो, इट कैनॉट ग्रो। सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल जो है इट डिमिनिश
एज सेल मैच्योर, कि जैसे सेल मैच्योर होता है ना तो प्राइमरी सेल वॉल क्या हो जाता है, डिमिनिश कर जाता है, मतलब डिसअपियर कर जाता है, वो डिजेनरेट हो जाता है। तो इसीलिए लिखे इट डिमिनिश एज सेल मैच्योर। ठीक है, इसमें लिख देना कि ये डिमिनिश हो जाएगा जैसे ही सेल मैच्योर होगा, जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश कर जाएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इट डिमिनिश एज सेल मैच्योर, तो सेल मैच्योर होगा तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल ही आएगा। तो ये डिफरेंस लिख लो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में, डिफरेंस को लिखिए। कॉपी में लिख रहे हैं ना सब कोई, कॉपी में लिख रहे हैं आप लोग? चलो आगे बात करते हैं। यहां पे क्या लिखिए, इट कैनॉट ग्रो, उसके बाद इसका लोकेशन लिख सकते हैं। इसके आगे आप लोग कंटिन्यू करना है इसके ही नीचे, ठीक है, इसके नीचे लोकेशन लिख सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल का लोकेशन कहां है और सेकेंडरी सेल वॉल का लोकेशन। तो लोकेशन में लिख देना यहां पे आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है ये प्राइमरी सेल वॉल, और इसमें लिख सकते हैं इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, यहां तक ये सारा पॉइंट आप लोग लिख लो एक एक करके, कि प्राइमरी सेल वॉल में क्या बोले, कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन यंग सेल। ये कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन मैच्योर सेल। फिर बोले ये बना किससे है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन एंड पेक्टिन से बना है। ये ग्रो कर सकता है, ये सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो नहीं कर सकता है। फिर बोले इट डिमिनिश एज सेल मैच्योर, कि जैसे सेल मैच्योर होगा, जैसे सेकेंडरी सेल यंग सेल बन जाएगा, यंग सेल से वो कन्वर्ट हुआ मैच्योर सेल में, तो वहां पे प्राइमरी सेल वॉल क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, तब जाकर के सेकेंडरी सेल वॉल कंप्लीटली डेवलप कर जाएगा उसके बाहर। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे डायग्राम में देखो कि ये एक यंग सेल है, अब यंग सेल से ये कन्वर्ट हो गया मैच्योर सेल में, तब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश कर जाएगा, डीनेचर कर जाएगा, जैसे ही ये सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। सेकेंडरी सेल वॉल तो बन गया, अब धीरे धीरे ये जो बाहर वाला लेयर है वो डीजेनरेट करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए लिखे इट डिमिनिश एज सेल मैच्योर, कि जैसे यंग सेल से ये कन्वर्ट हुआ मैच्योर्ड सेल में, ये बाहर का जो लेयर है प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश कर जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा, और ये सेकेंडरी सेल वॉल बाहर में आ जाएगा, सबसे बाहर हो जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। समझ में बात आया हम क्या बोले? अब आगे बात करें, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इट इज कैसा है प्राइमरी सेल वॉल, इसको भी लिख लो आप लोग उसी कॉलम में। प्राइमरी सेल वॉल कैसा है, थिन है, और कैसा है, इलास्टिक है। प्राइमरी सेल वॉल थिन है, इलास्टिक है, कैपेबल टू ग्रो, मतलब प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर सकता है। फिर लिखे डिमिनिश एज सेल मैच्योर, तो ये तो लिख चुके हैं। फिर बोले सेकेंडरी सेल वॉल कैसा है, रिजिड है, थिक है, इनर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर साइड वाले में प्रेजेंट है, प्रेजेंट ओनली इन जिम्नोस्पर्म। ये वाला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये हमारा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, टाइप ऑफ सेल वॉल पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सबको लिख लिया या फिर टाइम दे, ये लिख लिया आप लोग, प्रॉपर लिखते जाओ, ऐसा नहीं कि बाद में नोट्स फिर से वापस हम नोट्स भेजेंगे, ऐसा नहीं। क्लास में हम टाइम समय दे रहे हैं, आप लोग क्लास के साथ साथ लिखते जाइए, टाइम दे रहे हैं प्रॉपरली, इसको लिखो, एक एक पॉइंट को लिखो, पूरा डायग्राम बनाओ, उसके बाद पूरा लिखो। बैठ करके सुनने से नहीं होगा, क्लास में जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अपने हाथ को भी चलाओ, दिमाग को भी चलाओ, और आंख को भी चलाओ, और कान को भी चलाओ, एक साथ जब फंक्शन करेगा ना तो सही से समझ में आएगा। सारा बात को लिखो जो जो लिखे हैं। प्राइमरी सेल वॉल लिखो, टाइप ऑफ सेल वॉल हेडिंग लगाओ, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, दोनों डायग्राम बना लो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम बना करके सारा पॉइंट लिख लो। इट कैन नॉट ग्रो, यहाँ कैन ग्रो, डिमिनिश कर जाएगा जैसे सेल मैच्योर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बात की कि लोकेशन कहाँ पे है, आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, और प्रेजेंट ये कहाँ है, प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले लेयर में प्रेजेंट है, मतलब बीच में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या बात की, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द टू स्टेटमेंट। अब आप लोग को ये अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट कीजिए, अपने से आंसर दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए सब कोई।
दोनों क्वेश्चन को पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए, क्या आंसर होना चाहिए सो बताओ। चलो बता दो जल्दी से। क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारा कंपार्टमेंट बना हुआ है, कि एक कंपार्टमेंट तो है, उस कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा और कंपार्टमेंट बना हुआ है, ये बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर 1। तो क्या आपको लगता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 सही है या गलत है? थम्स अप कर दो, क्या है स्टेटमेंट, सही है या गलत है? बता दो, 1 सही है या गलत है? आंसर करो भाई, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है या गलत है? चलो अब नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या बोले थे कि यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड भी प्रेजेंट है, सिंगल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी ऑर्गेनेल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट राइट है और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि यहां लिखा है इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब कि यूकैरियोटिक का सेल जो है वहां पे बहुत सारा कंपार्टमेंट प्रेजेंट है सेल के अंदर, कि एक कंपार्टमेंट है और कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा और कंपार्टमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है और ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। 1 is correct and 2 is incorrect। तो 1 तो नहीं होगा भाई, both 1 and 2 are correct but 2 does not explains 1। 1 और 2 दोनों सही है बट दूसरा जो है सो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, इसमें बोल रहा है कि इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म बिकॉज। अब जब भी बोले थे यहाँ पे आपको बिकॉज लगा देना, ठीक है, बिकॉज मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 2 इसको एक्सप्लेन कर रहा है ना कि यूकैरियोटिक सेल को बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है। क्यों है कंपार्टमेंट? क्योंकि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल वहां पे प्रेजेंट है, इसीलिए बोल रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल हैज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन बिकॉज देयर इज मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट। बोल रहा है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होने के कारण यूकैरियोटिक सेल को हम लोग बोल सकते हैं इट हैज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। समझ में बात आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों सही है, एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आ जाता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब यहां से सबको एकदम ध्यान से सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। समझ लो यहां से एक चैप्टर का दूसरा भाग शुरू हो रहा है। अभी तक एक भाग था, अब चैप्टर के बारे में हमको अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। एक एक करके सारा ऑर्गेनल पढ़ेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब हमको एक एक करके पढ़ना है डिटेल में। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या बोले, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है, मान लो एक सेल है यहाँ पे, ठीक है, ये सेल है। अब इस सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इस एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इट इज अ यूकैरियोटिक सेल। हम ये बना दिए एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में बनाए यहां पे ये इसका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाला जो है इसको बोल रहे हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम लोग क्या बात किए कि एक सेल के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट है। एक सेल के अंदर में ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, ये बात तो पता है। वो ऑर्गेनेल किससे बना है, इट इज अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो यहां पे देखो एक सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसी न्यूक्लियस से एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है इसके आउटर मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, इस तरह से गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है,
और गोल्जी बॉडी से यहाँ पे सिक्री बाहर निकलता है अलग अलग वेसाइकल्स, जैसे कि यहाँ लाइसोसोम भी हो सकता है, लाइसोसोम। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर में। एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इस तरह से, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अलग अलग ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, लेकिन इसी ऑर्गेनल्स में से कुछ जो ऑर्गेनेल है आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, कि इसमें से कुछ ऑर्गेनेल आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनका फंक्शन जो है कनेक्टेड है। मतलब कि सब तो देखने में अलग अलग लग रहा है, सब डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, बट दे बोथ आर कनेक्टेड। मतलब जितना अभी है, कुछ ऑर्गेनल है यहाँ पे आपस में कनेक्टेड है और कुछ ऑर्गेनल आपस में इनका फंक्शन कनेक्टेड नहीं है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या, कि इंडो का मतलब इनसाइड, इंडो का मतलब क्या, इनसाइड, और मेम्ब्रेन मतलब समझ रहे हो आउटर का कवरिंग, और एक सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इनसाइड सेल, इनसाइड सेल there is membrane, there is membrane bound, there is membrane bound structure, inside cell there is membrane bound structure। उसके बाद लिखेंगे some structure, some structure are, उसी में से कुछ स्ट्रक्चर आपस में कनेक्टेड है। किस बेसिस पे कनेक्टेड है, उनका फंक्शन जो है सो आपस में कोऑर्डिनेटेड चल रहा है। और उसके बाद लिखेंगे सम स्ट्रक्चर, सम स्ट्रक्चर आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, नॉट कनेक्टेड लिख दो, नॉट कनेक्टेड। सम स्ट्रक्चर आर नॉट कनेक्टेड। तो इसको आप लोग पहले बनाइए, ये पूरा स्लाइड को बनाइए, उसके बाद हम इसके आगे लिखा रहे हैं। इसको पहले बना लीजिए आप लोग। क्या लिखे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो का मतलब इनसाइड और मेम्ब्रेन का मतलब लिपिड बाउंड स्ट्रक्चर, जो कि सिस्टम इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको हम सिस्टम क्यों नाम दे रहे हैं, वही आपको समझना है। कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है, कि सेल के अंदर कुछ जो ऑर्गेनल है आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब कि क्या, उनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड चल रहा है, सब एक साथ काम कर रहा है। तो इसीलिए उन कुछ ऑर्गेनल्स को हम लोग नाम दे रहे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और वही समझना है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा ऑर्गेनल एक सिस्टम के अंडर में आएगा। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग लिख लो, उसके बाद हम इसके आगे समझा रहे हैं। इसको पूरा बना लो। जैसे कि अगर बोले कि इसका नाम हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका लिख दो जीबी मतलब गोल्जी बॉडी, इसको लिख दो माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो, इसको क्लोरोप्लास्ट लिख दो। इसको हम बोले कि यहाँ पे जो जितना भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनमें से कुछ स्ट्रक्चर आपस में कोऑर्डिनेटेड है, इनका फंक्शन क्या है, आपस में कोऑर्डिनेटेड है, और कुछ स्ट्रक्चर का फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो जिसका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है उसको हम लोग एक सिस्टम के अंडर रख रहे हैं, और उस सिस्टम को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। समझ में बात आया। और जो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है उसको हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमको जानना है कि कौन सा ऑर्गेनल इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में है और कौन सा ऑर्गेनल इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये आप लोग लिख लो कि इनसाइड अ सेल देयर इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कि सेल के अंदर में अलग अलग लिपिड बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसमें से सम स्ट्रक्चर आर कनेक्टेड, सम स्ट्रक्चर जो है आपस में कनेक्टेड है, आपस में कोऑर्डिनेटेड काम कर रहा है, एक साथ मिलकर काम कर रहा है, और कुछ ऑर्गेनल जो है एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है। तो जो एक साथ मिलकर काम कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर में है। वो जो एक साथ मिलकर काम कर रहा है क्या बोलेंगे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर में है। और जो एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहा उसको बोलेंगे इट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो यही चीज को हमको पढ़ना है कि एक सेल के अंदर में जितना ऑर्गेनल है, कुछ ऑर्गेनल आपस में कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटेड है, और कुछ आपस में इज नॉट कोऑर्डिनेटेड। चलो आगे बात करते हैं। सम स्ट्रक्चर आर नॉट कनेक्टेड लिखे हैं, अब आगे लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखना है यहां पे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या कौन सा ऑर्गेनेल आएगा उसका नाम लिखना है। फर्स्ट नंबर लिखना एंडोप्लाज्मिक रेक्टी। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा ऑर्गेनेल आएगा? पहला ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सेकंड ऑर्गेनेल लिखना गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। तीसरा लिखना लाइसोसोम और फोर्थ नंबर में लिखना वैक्यूल। तो क्या बोले कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम ये ऑर्गेनेल को क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इनका जो फंक्शन है आपस में कोऑर्डिनेटेड है, सब एक साथ मिलके काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम किसके अंडर में रख रहे हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रख रहे हैं। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड है और कौन सा ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये क्या है? इंक्लूडेड है किसके अंडर में? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। अब इसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ही क्यों लिख रहे हैं? तो इसका रीजन लिख देना यहां पे रीजन करके लिखना। रीजन क्या है कि इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये चारों को हम क्यों रख रहे हैं? तो यहां पे लिखना बिकॉज देयर फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड। क्योंकि इनका जो फंक्शन है आपस में कैसा है? कोऑर्डिनेटेड है, जिसके कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल को हम लोग इस सिस्टम के अंडर में रख रहे हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन है आपस में कैसा है? कोऑर्डिनेटेड है। ये आपस में मिल करके काम कर रहा है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सब मिल करके काम कर रहा है। अभी उसको समझेंगे सर कैसे मिलके काम कर रहा है, ये भी समझाइए, तो वो भी हम समझाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं? अभी क्या जानना है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा ऑर्गेनेल इंक्लूडेड है? तो आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये चार ऑर्गेनेल क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड है। और उसके बाद इसका रीजन क्या लिखे? बिकॉज देयर फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड। इनका जो फंक्शन है आपस में कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए इसको रख रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। क्लियर हुआ बात यहां तक? अब आगे बात करेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा लिख देना यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड peroxisome, mitochondria, chloroplast and peroxisome are not included in endomembrane system, not included in endomembrane system because their function is not coordinated। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड peroxisome, ये तीन ऑर्गेनेल जो है आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। क्यों आपस में इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रख रहे हैं? क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि इनका जो फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मतलब सब एक साथ मिलकर के काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रख रहे हैं। समझ में आ गया बात यहां तक? अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखना है यहाँ पे, ये आप लोग लिख लो एक बार, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको पूरा लिखो। ये पूरा लिख लिए होगे आप लोग। उसके बाद इस पेज को लिख लेना, इस पेज को लिखो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा ऑर्गेनेल है? ये 4 है। इसका रीजन लिखना बिकॉज देयर फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड। ये लिख लो, पूरा स्लाइड को कंप्लीट करो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखना कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड peroxisome नॉट इंक्लूडेड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि रीजन क्या दिए? बिकॉज देयर फंक्शन इज नॉट कोऑर्डिनेटेड। इनका जो फंक्शन है आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, इसीलिए हम इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखते हैं। समझ में आ गया बात? आगे बात करते हैं। अब एक एक करके क्या करना है भाई? एक एक करके एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, फिर गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, फिर लाइसोसोम पढ़ेंगे, फिर वैक्यूल पढ़ेंगे। तो एक बार एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेंगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लेंगे, न्यूक्लियस पढ़ लेंगे, फिर चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है,
मतलब आज आज 8 नंबर लेक्चर है, मतलब तीन लेक्चर और लगेगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लगा देना, ये फर्स्ट नंबर यहां से शुरू करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो पहला नंबर हेडिंग लगा दो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अगर किसी को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल को आप इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों रख रहे हैं, तो यहां पे समझ लो, मान लो ये पूरा एक सेल है, ठीक है, यहां पे सेल के पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, और न्यूक्लियस में यहां पे इसका आउटर मेम्ब्रेन, ध्यान से देखो, ये बनाए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनाए गोल्जी बॉडी, यहां पे मान लो लाइसोसोम है, लाइसोसोम, और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं वैक्यूल। ओके, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच्ड होता है, यहां पे इस तरह से राइबोसोम अटैच होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सर कितना तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो भी पढ़ेंगे। यहाँ पे इसमें राइबोसोम अटैच्ड होता है इस तरह से, और राइबोसोम का काम होता है यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। किस चीज का काम होता, क्या काम होता है राइबोसोम का? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। यहाँ से प्रोटीन यहाँ पे ये बना करके डाल दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, यहाँ पे ये प्रोटीन स्ट्रक्चर बना दिया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का फोल्डिंग होता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा है इसका फोल्डिंग कहाँ पे होता है, इसके अंदर में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहां से प्रोटीन बाहर निकला, ये प्रोटीन यहां से बाहर निकल गया। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जाएगा गोल्जी बॉडी में, इस तरह से गोल्जी बॉडी के पास गया, फिर गोल्जी बॉडी से यहां गया, मतलब अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो रहा है, और यहां से अलग अलग पैकेट बनकर के बाहर निकल जाएगा। क्या बोले? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बना? प्रोटीन बना। प्रोटीन कहां पे गया? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर किया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ, यहाँ पे प्रोटीन मॉडिफाई किया और गोल्जी बॉडी से अलग अलग पैकेट बनके बाहर निकला, अलग अलग वेसिकल बनके बाहर निकला। तो देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी मटेरियल सिक्रीट किया वो कहां गया? गोल्जी बॉडी के पास गया। गोल्जी बॉडी जो भी सिक्रीट किया उसी में से एक स्ट्रक्चर का नाम है लाइसोसोम। तो आपस में इनका फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है, सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग किसके अंडर में रख रहे हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। आपको याद रखना है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितना ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है? 4 ऑर्गेनेल जो है आपस में कोऑर्डिनेटेड है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये चारों जो है आपस में कोऑर्डिनेटेड, एक साथ मिलके काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग रख रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ये बनाना है किसी को तो बना लो। ये समझ में आ रहा है कि सर इसको एक साथ क्यों रखे हैं, इसको इस सिस्टम में हम लोग क्यों रख रहे हैं? तो इसका आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि देखो यहां से सब आपस में कनेक्टेड है, आपस में कोऑर्डिनेटेड काम कर रहा है, सब एक साथ मिलकर काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रख दिए हैं। ये डायग्राम किसी को बनाना है तो बना लो, हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, चलो जल्दी से बना लो इस डायग्राम को। आप लोग लिख रहे हो कॉपी में? कुमार लालो स्टूडेंट्स, कॉपी में लिख रहे हैं आप लोग? तभी हम टाइम दे रहे भाई।
कॉपी में लिखने का ही टाइम दे रहे हैं। उसके बाद यहां पे लिख देना आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको लिख दो आउटर और अंदर वाले को लिखना इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चलो इसको लिखो। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को, समझेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है। ठीक है, चलो हेडिंग लगा दो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको बनाइए, साथ में बनाते जाइए इसको। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी कॉपी में लिखते जाइए। चलो इसको बना लो डायग्राम को। चलिए इसको बनाइए। अब इसके बारे में एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। लिखते जाइए भाई। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, चलो इसको लिख लो कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ये डायग्राम बनाए, उसके बारे में लिखिए। अभी और भी पॉइंट लिखवाएंगे, पहले इतना तक लिखिए आप लोग। हो गया? देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बोले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बोले, इट इज अ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। के एक सेल के साइटोप्लाज्म में जब हम लोग देखते हैं तो एक
ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। ये जनरली हमको नॉर्मली एक सेल को देखते हैं तो हमको दिखेगा नहीं, ये विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब जाकर के ये स्ट्रक्चर विजिबल होता है कि पूरे साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर बिछा हुआ है और उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक जाल बिछा हुआ है, उस जाल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना, कि ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये जो खाली स्पेस बचा ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म। और उसके बाद यहाँ पे एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर डेवलप किया है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो क्या लिखे, इट इज अ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म। कि साइटोप्लाज्म में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर स्कैटर्ड है। फिर लिखे इट इज ऑफ टू टाइप, कितना तरह का है, ये दो तरह का है। फर्स्ट नंबर बोले रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और सेकंड नंबर बोले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अभी एक एक करके समझेंगे सर स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, एक एक करके इसको हम लोग समझ लेंगे। अब आगे देखो, नेक्स्ट ये डायग्राम बना लिए हो तो हम लोग नेक्स्ट आगे इसके बारे में कुछ बात करें। आगे नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात किए कि ये दो तरह का है। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ER, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग ER बोलते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। इसका कितना कंपोनेंट है, तो मेनली इसका 3 कंपोनेंट होता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर में बोल सकते हैं और वेसिकल्स। तो यहां पे लिखिएगा ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्ने और वेसिकल्स। कि इसका मेनली 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट को बोले ट्यूब्यूल, दूसरा कंपोनेंट को बोले सिस्टर्ने और तीसरा कंपोनेंट को बोले वेसिकल। ये लिख लेना, इसको लिख लीजिए पूरा। उसके बाद बात करेंगे कि यहां क्या बोले, कंपोनेंट, कि ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का कितना कंपोनेंट है, कितना पार्ट से बना है। तो बोले कि सर 3 पार्ट है, एक पार्ट का नाम है ट्यूब्यूल, दूसरे पार्ट का नाम है सिस्टर्ने और तीसरे पार्ट का नाम है वेसिकल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बोले कि ये 2 तरह का जो प्रेजेंट है, जैसे कि इस पूरे बोर्ड को मान लो एक सेल है और इस सेल में, इस पूरे बोर्ड को बोले सेल, और सेल के यहाँ पे मान लो इस सेल का यहाँ न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस का ये बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है, उसी से एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे अगर हम लोग समझना चाहे तो यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, ये मान लो, ये हम लोग बोल दिए ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहां से बाहर निकल रहा है वो हमको समझना है। ठीक है, यहाँ पे बोले कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो मेनली कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये ओरिजिनेट हो रहा है आउटर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यहाँ पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर इस तरह से बाहर निकला है और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्ने बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, सिस्टर्ने। जिस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, जहां पे राइबोसोम अटैच्ड है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जहां पे राइबोसोम अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या बोले, एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जहां पे राइबोसोम अटैच्ड होता है उसको क्या बोल रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और उसके बाद एक और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जहां पे राइबोसोम अटैच्ड नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। मतलब यहीं से एक स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है जिसको बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दैट इज ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन, जहां पे यहाँ पे राइबोसोम इज नॉट प्रेजेंट, तो इसको बोलेंगे SER और इस वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है। ये स्मूथ वाला कहां से ओरिजिनेट हुआ,
ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये ओरिजिनेट हो रहा है। समझ में बात आया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है, और यहाँ पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है। यही सब हमको डिफरेंस लिखना है। एक एक करके दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक तरफ लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी नहीं, जैसे हम लिखवाएंगे एक एक करके। पहले ये डायग्राम आप लोग बना लो, और उसके बाद यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिख देना कि राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन इट, ऐसे करके लिख दो, राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन इट। इस पे राइबोसोम अटैच्ड होता है, और स्मूथ वाले में लिखना राइबोसोम इज नॉट अटैच्ड ऑन इट, राइबोसोम इज नॉट अटैच्ड ऑन इट। इस पे राइबोसोम लगा हुआ नहीं होता है। समझ में बात आया हम क्या बोले? और ये क्या है? इट इज अ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से ही एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट किया जिसको बोले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये स्ट्रक्चर ओरिजिनेट किया जिसको बोले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसको आप लोग लिखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER के बीच में हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे। क्या डिफरेंस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ में। एक पॉइंट और यहां पे रह गया, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लिखिएगा। ER डिवाइड साइटोप्लाज्म into two compartment। फर्स्ट नंबर लिखिएगा आउटसाइड ER। अभी समझा रहे हैं इसको, अभी लिख लीजिए, समझा रहे हैं इसको। लूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं, और एक हो जाता है एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट। लूमिनल कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट, इसको लिखिए, अभी समझा रहे हैं। बस यहाँ पे लिखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट। एक है इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको लिखो, अभी हम इसको समझा रहे हैं, इसको लिख लीजिए सब कोई। जल्दी से लिख लो इसको। हो गया होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पे लास्ट, ये पूरा बोले कि ये पूरा बोर्ड मान लो कि पूरा बोर्ड सेल है, और बोर्ड के यहाँ क्या प्रेजेंट है? यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो पूरा है ये साइटोप्लाज्म है। ऐसा समझो कि ये पूरा बोर्ड एक सेल, और यहाँ पे बोर्ड में यहाँ पे न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। बोले कि ये जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है, यहां से एक स्ट्रक्चर डेवलप किया, इसको क्या बोले? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोले? न्यूक्लियस के बाहर वाले मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुआ जिसको बोले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बोले कि एक स्ट्रक्चर RER से डेवलप किया जिसको बोले SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टेटमेंट हमको ये वाला समझना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखे कि ER डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट, यही स्टेटमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो कि ये पूरा जो सेल है, पूरा सेल के साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो कंपार्टमेंट में बांट दे रहा है। एक कंपार्टमेंट इसके अंदर जिसको बोलते हैं लूमिनल कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? लूमिनल कंपार्टमेंट। एक साइटोप्लाज्म के ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का कंपार्टमेंट, और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का कंपार्टमेंट। तो ये दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट है। एक अंदर वाले कंपार्टमेंट को बोले लूमिनल कंपार्टमेंट, और बाहर वाले कंपार्टमेंट को बोले एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट। हम क्या बोल रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है।
फिर बोले कि साइटोप्लाज्म को ये दो कंपार्टमेंट में बांट दे रहा है, दो रूम में बांट दे रहा है। एक हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला कंपार्टमेंट और एक हो गया इसके बाहर वाला कंपार्टमेंट। अंदर वाले को बोले लुमिनल कंपार्टमेंट, बाहर वाले को बोले एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट। बस इतना ही याद रखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में बांट रहा है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का कंपार्टमेंट, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का कंपार्टमेंट। अंदर वाले को बोले लुमिनल कंपार्टमेंट, बाहर वाले को बोले एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट। तो यही लाइन हम यहां पे लिखे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट। एक हो गया इनसाइड ईआर, एक हो गया आउटसाइड ईआर। इनसाइड ईआर को क्या बोले लुमिनल कंपार्टमेंट और आउटसाइड को क्या बोले एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट। याद रहेगा ये बात। आगे आते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, डिफरेंस लिख लेना। चलो यहां पे नेक्स्ट एक पेज ले लेते हैं, लिखो डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER की क्या डिफरेंस होता है वो लिखना है, ठीक है। तो यहां पे लिखो RER और एक तरफ लिखो SER। RER में लिखेंगे रफ इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसमें लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एक करके पॉइंट लिखना। रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा राइबोसोम इज, फर्स्ट नंबर लिखना, राइबोसोम इज अटैच्ड ऑन इट। इसमें क्या लगा होता है, राइबोसोम अटैच होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना, राइबोसोम इज नॉट अटैच्ड ऑन इट। इस पर राइबोसोम अटैच नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे रफ के बारे में, बोल सकते हैं तो ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है, तो लिखना ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर, ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें लिखना ओरिजिनेटेड फ्रॉम RER। मतलब RER ही है जो ओरिजिनेट किसको कर रहा है, SER को ओरिजिनेट कर रहा है। समझ बताया कि ये ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हो रहा है। और ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये ओरिजिनेट हो रहा है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं क्या क्या फंक्शन है इसका, तो रोल लिखना, रोल में लिखना प्रोटीन फॉर्मेशन। ये क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और इसमें लिखना रोल लिपिड फॉर्मेशन, लिपिड का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद लिखना स्टेरॉयड हार्मोन फॉर्मेशन, स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों लिख लो, एक एक करके पूरा पॉइंट लिखो दोनों तरफ। टाइम भी हो गया है, बस इसको खत्म करेंगे। चलो एक एक करके पूरा दोनों तरफ लिख लो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही वाला पॉइंट है कि इसका रोल क्या है। रोल इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और इसका रोल है लिपिड का सिंथेसिस करता है और स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस करता है। ये दोनों लिख लो ना आप लोग। चलिए भाई आगे बढ़े। समझ में आ रहा है यहां तक? आप लोग उधर से कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हो? समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है या सिर्फ हम ही पढ़ा रहे हैं? समझ में आ रहा है तो भाई जवाब क्यों नहीं देता है? उधर से रिस्पॉन्स करो ना। समझ में आ रहा है तुम लोग को? क्लियर है ये सब? चलो लिखो, पूरा लिखो इसको। हाँ चलो बहुत अच्छा, पूरा लिखो, इस दोनों टेबल को बनाओ।
आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पे आए। चलो बहुत अच्छा, देखो इधर एक बार रिकैप कर दे रहे हैं, क्या पढ़ाए सो एक बार रिकैप करते हैं। देखो ध्यान से सुन लो, हम लोग अभी बात कर रहे हैं, सुनो पहले, हम लोग अभी बात कर रहे हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या बोले कि बहुत सारा जो ऑर्गेनल है आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है, सब आपस में एक साथ फंक्शन कर रहा है, एक साथ काम कर रहा है, तो उन ऑर्गेनल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कितने सारे ऑर्गेनल को के बारे में पढ़ना है, 4 ऑर्गेनल। पहला नंबर क्या बोले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा नंबर क्या बोले, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा नंबर बोले लाइसोसोम, और फोर्थ नंबर बोले वैक्यूल, जिसमें से हम लोग फर्स्ट नंबर पढ़ रहे हैं अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या कहते, देखो ये सब बात बोले, फिर बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, जिसके कारण इसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर क्या बात किए, फिर बोले इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बोले कि क्यों रखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बना, प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में गया, और यहां से कुछ वेसिकल्स बाहर निकला, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये एक फंक्शन चल रहा है, आपस में सब एक साथ काम कर रहा है, इसीलिए इसको रख रहे हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। फिर नेक्स्ट क्या बात किए, बोले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ जाते हैं। तो एक जो सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस से ही एक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है, जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के कौन से वाले मेम्ब्रेन से, आउटर वाले मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है, जिस स्ट्रक्चर का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, एक जाल है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं दिखता है, वो माइक्रोस्कोप लगाने पे ही दिखेगा। एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, और उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। कितना तरह का बोले, 2 तरह का। जहां पे राइबोसोम अटैच्ड होगा उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पे राइबोसोम अटैच नहीं होगा उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट फिर क्या बात कर लिए, बोले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कितना कंपोनेंट है, एक बोले ट्यूब्यूल्स, एक बोले सिस्टर्ने, और एक बोले वेसिकल्स। तो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाए ना RER, ये पूरा सिस्टर्ने है, ये जो ऊपर नीचे जा रहा है ना, ये सिस्टर्ने है, ये ट्यूब्यूल्स है, ये क्या बोले, ये पूरा सिस्टर्ने बना दिए है, और ये वाला ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन का, ट्यूब्यूल किस क्या बना रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्यूब्यूल बन रहा है। नेक्स्ट बोले 3 कंपोनेंट पढ़ लेना, याद रखना है इसको। फिर बोले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइटोप्लाज्म को कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, तो 2 कंपार्टमेंट, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का एरिया और एक बाहर का एरिया। जैसे देखो यहाँ पे बताएं कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वाला एरिया और एक साइटोप्लाज्म वाला एरिया। तो ये वाला हो गया लुमिनल कंपार्टमेंट, और ये वाला हो गया एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट, बाहर है इसीलिए इसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा लुमिनल, और इसको बोल रहे हैं लुमिनल। ल्यूमन का मतलब क्या होता है कि कोई भी खाली स्पेस है ना, किसी भी सेल, मान लो यह सेल बनाए, इसके अंदर जो स्पेस खाली है इसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस खाली होता है ना, उस स्पेस को हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये एरिया जो है साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इसको बोल दिए लुमिनल, और बाहर वाले को बोल दिए एक्स्ट्रा लुमिनल। ठीक है, आगे फिर क्या बात किए, 2 पार्ट में डिवाइड किया। फिर हम लोग डिफरेंस लिखे कि यहाँ पे राइबोसोम अटैच होता है RER में, SER में राइबोसोम अटैच नहीं होता है। फिर बोले ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, ये न्यूक्लियस के बाहर वाले लेयर से ओरिजिनेट हुआ है RER। और उसके बाद बोले ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, स्मूथ वाला ओरिजिनेट हो रहा है RER से ही, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही। कौन सा एंडोप्लाज्मिक डेराइव हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहां से बन रहा है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बन रहा है, ऐसा याद रखना, डेराइव हो रहा है। फिर बोले इसका रोल क्या है, RER का रोल है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और SER का रोल है लिपिड का फॉर्मेशन करना और स्टेरॉइडल हार्मोन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है गोल्जी बॉडी के बारे में, और क्वेश्चन भी है, तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है। टाइम तो इतना जल्दी हो जाता है ना। गुड मॉर्निंग सर।